ठीक है, साइन कन्वेंशन ऑफ कॉनकेव मिरर। और इसमें आपको पहले पढ़ना है एक मिरर फॉर्मूला। क्या पढ़ना है? मिरर फॉर्मूला। ओके, पढ़िए मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। जो भी आपका मिरर है, उस मिरर के सामने आप एक ऑब्जेक्ट को रखते हो, तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन का, और इमेज जहां पर बन रही है उस इमेज की पोजीशन का, और जो मिरर की फोकल लेंथ है, उनके आपस का जो रिलेशन है उसको हम क्या कहते हैं? मिरर फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसको आप नोट कर लेंगे। 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू क्या? 1/f। इसमें जो इनके यूजुअल मीनिंग है वो ये हैं कि जो u है हमारा, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये जो v है हमारा, ये इमेज डिस्टेंस होता है, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, और जो f है हमारा, वो यहां पर फोकल लेंथ को दिखाता है, फोकल लेंथ। ओके, अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं कॉनकेव मिरर की बातें मुझे पहले करनी है, तो मैं कॉनकेव मिरर की बातें आपको दिखाता हूं। जैसे मान लो बच्चों, ये बनाया मैंने कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर में, इस कॉनकेव मिरर के सामने मैंने यहां पर कहीं ऑब्जेक्ट को रख दिया। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है ए बी, ये ठीक है। इस मिरर का कोई सेंटर भी रहा होगा, है ना। इस मिरर का कोई एक फोकस भी रहा होगा, है ना, ये रहा होगा। अच्छा, और इस ऑब्जेक्ट की कोई हाइट भी रही होगी। इस हाइट को बच्चों मैं h से डिनोट कर रहा हूं। किससे डिनोट कर रहा हूं? h से। ओके, अब बच्चों ऑब्जेक्ट जो मेरा रखा है वो पोल से कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है? तो आंसर है पोल से इतनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है। अब ये जो डिस्टेंस है इसको u से डिनोट करेंगे हम। किससे डिनोट करेंगे? u से। u से डिनोट करेंगे। ये जो डिस्टेंस ले रहा हूं मैं वो सब पोल वाले पॉइंट से ले रहा हूं, ठीक है। तो u से डिनोट करेंगे किसको? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को। अब मान लो जब हमने इसको यहां पर रखा, तो मान लो इसकी जो इमेज बन रही है वो सपोज करो यहां पर बन रही है, ऐसे BA ऐसे बन रही है, ठीक है ना। AB इस तरह से, AB यहां इमेज बन रही है। तो जो इमेज की डिस्टेंस होगी पोल से, उसको हम V से डिनोट करते हैं। किससे? V से। ओके, ये वाली बात क्लियर है? अच्छा, और यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, फोकस से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस होती है वो फोकल लेंथ होती है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये डबल होता है किसका? फोकल लेंथ का। जो फोकस है वो एक्चुअल में क्या होता है? सेंटर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का सेंटर होता है। तो ये भी f है, ये भी f है ना। ये भी जितनी ये फोकल लेंथ यहाँ, जितनी लेंथ यहाँ पर है उतनी लेंथ यहाँ पर है। अब ये टोटल जो लेंथ है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेडियस से। तो मैं कह सकता हूँ कि रेडियस जो है वो ट्वाइस होता है किसका? फोकल लेंथ का। तो ये वाली बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि रेडियस जो है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है, या हम ये कहें कि फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस के हाफ के इक्वल होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के इक्वल होता है। ये जो फोकल लेंथ है वो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के इक्वल होता है, ठीक है, इस तरह से। ओके, ये मैंने आपके सामने टर्मिनोलॉजी लिख दी। अब बात आती है साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन का क्या मतलब होता है? साइन कन्वेंशन का मतलब ये है कि जब आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो आप u के, v के, f के, r के, इन सब के साइन यूज करोगे कुछ ना कुछ, ऑब्जेक्ट की हाइट के। और ये जो इमेज बनी है, मान लो इसकी इमेज छोटी बनी है, तो इस इमेज की हाइट को मैं h डैश से डिनोट कर रहा हूँ, h डैश। तो ये इमेज की हाइट हो गई h डैश, ठीक है ना। यहाँ पर r क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और h क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और h डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज, ठीक है ना, हाइट ऑफ इमेज। ये ओके, ये इनके यूजुअल मीनिंग है। अब साइन कन्वेंशन का मतलब ये हो गया बच्चों
कि ये जो आपका मिरर है, आप लोग क्लास 9th में कार्टेशियन वाला चैप्टर पढ़कर आए हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के आए हो आप लोग या नहीं? उसमें आपने पढ़ा था कि इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, इधर ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, और ये हमारा जो ऑरिजिन होता है उसकी जगह पर पोल लिखा हुआ है यहाँ पर पी, तो पोल एज आ ऑरिजिन ट्रीट किया जाएगा। ओके, अब जब आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो वहां पर कुछ साइन कन्वेंशन यूज करोगे। साइन कन्वेंशन का मतलब ये है कि आप u की वैल्यू पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे। v की वैल्यू को जब पुट करोगे इस फॉर्मूले में तो पॉजिटिव लेकर चलनी है या नेगेटिव लेकर चलनी है ना? तो वो डिपेंड करेगा कि उसकी जो डिस्टेंस है वो कहाँ पर है। मतलब कि अगर हम ऑब्जेक्ट का मैं अगर आपसे पूछूं तो ऑब्जेक्ट जो है वो इधर ही तो रखा हुआ है, ये जो लेंथ है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, ये इस साइड में ही तो रखा हुआ है। इस साइड में कौन सी एक्सिस होती है? तो आंसर है नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। तो यानी कि जो u होगा हमारा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले में जब वो u की वैल्यू रखी जाएगी तो वो कैसी ली जाएगी? नेगेटिव लिया जाएगा। u हमेशा कैसा रखा जाएगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि u इस साइड में लाई कर रहा है और इस साइड में जो x की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है, तो u हमारा नेगेटिव रहेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इमेज की जो डिस्टेंस है पोल से इमेज की जो डिस्टेंस है उसको v से डिनोट कर रहे हैं, तो बताइए v कैसा लिया जाएगा? तो आंसर v भी इस साइड में आ रहा है, ऑब्जेक्ट इमेज भी तो इसी साइड बन रही है, तो ये इस साइड में आ रहा है, तो v भी हमारा कैसा लिया जाएगा? नेगेटिव लिया जाएगा। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्वेश्चन में हमें साइन नहीं बताए जाएंगे, हमें तो सिर्फ ये बताया जाएगा कि इमेज की डिस्टेंस कितनी है। जैसे मान लो उसने बोला 2 मीटर, तो जब मैं v की वैल्यू जब पुट कर रहा हूँ 2 मीटर, तो वहाँ 2 नहीं पुट करूंगा, वहाँ -2 पुट करूंगा। ठीक है ना? ये साइन कन्वेंशन है। ऐसे ही कॉनकेव मिरर के केस में अगर मैं पूछूं फोकल लेंथ किस साइड में आती है, तो फोकल लेंथ भी इस साइड में आती है। इस साइड में आती है तो इस साइड में तो नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, तो यानी कि फोकल लेंथ को भी कैसा लिया जाएगा? नेगेटिव लिया जाएगा, नेगेटिव। ओके, अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर के केस, कॉनकेव मिरर के केस में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो भी तो इस साइड में होगा। ये सेंटर से पोल तक की जो डिस्टेंस है वो भी तो इधर ही होगी, और इधर होगी तो इधर तो नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, तो हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कैसा लिया जाएगा? नेगेटिव लिया जाएगा कॉनकेव मिरर के केस में। अच्छा, अब आगे ये जो h है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है? तो ऑब्जेक्ट की हाइट तो ऊपर की तरफ है, ऐसे ही तो रखा है आपका ऑब्जेक्ट। तो ऊपर की तरफ जो हमारी एक्सिस होती है वो कैसे नंबर्स को दिखाती है? पॉजिटिव। वाई एक्सिस यहां पर कैसी है? पॉजिटिव है। तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो पॉजिटिव नंबर की तरफ रही होगी, तो यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट को कैसा लिया जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, अब इमेज जो बन रही है हमारी वो नीचे की तरफ बन रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर हम देखें तो वाई यहां पर कैसा होता है हमारा? बोलो, नेगेटिव वाई होता है। तो नीचे की तरफ अगर इमेज की जो हाइट है, क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, तो हम कहेंगे कि यहां पर तो नेगेटिव नंबर रहे होंगे, तो इसलिए जो इमेज की जो हाइट है वो कैसी ली जाएगी? नेगेटिव। तो इस बात का मतलब तो ये हो गया कि अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें तो इसमें सब कुछ नेगेटिव है, सिर्फ और सिर्फ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव लिया जाएगा। तो जब भी हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे और सपोज करो उसने u की वैल्यू हमें दे दी और f की वैल्यू दे दी और v की वैल्यू उसने पूछी है, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम। बट जब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो वहां पर u की वैल्यू कैसी रखेंगे? नेगेटिव। f की वैल्यू कैसी रखेंगे? नेगेटिव। ठीक है, मतलब हम सब कुछ नेगेटिव रखेंगे, किसको छोड़कर? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब कैसा रखा जाएगा? नेगेटिव लिखा जाएगा। ये साइन कन्वेंशन किसके लिए हो गए? कॉनकेव मिरर के लिए हो गए। अब यही साइन कन्वेंशन अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, है ना, हम बात करें अगर कॉन्वेक्स मिरर की, साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर, तो उस केस में बच्चों देखो, अब मैं यहां पर आपके सामने कॉन्वेक्स मिरर बना रहा हूं। ये मैंने आपके सामने एक कॉन्वेक्स मिरर बना दिया। ठीक है, जब आप कॉन्वेक्स मिरर बनाते हो तो ऑब्जेक्ट को तो आप इन्फिनिटी पर रखते हो या यहां पर किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर रख देते हो। तो ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, और इसको h से डिनोट करेंगे। ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस है पोल से उसको u से डिनोट करेंगे।
u से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब हमने ये देखा था कि कॉन्वेक्स मिरर का जब हमने इमेज फॉर्मेशन कराया था तो वहां पर इमेज फॉर्मेशन कराने पर दो ही केस बन रहे थे और दोनों ही केसेस में इमेज इस साइड बन रही थी, है ना। इमेज कहां पर बन रही थी, इस साइड में कहीं बन रही थी, फोकस पर या फोकस और पोल के बीच में बन रही थी। तो मान लो इसकी ये इमेज बन रही है ऐसी, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए यहाँ बना देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ऐसे कहीं, ठीक है, ये ए बी ऐसी बन रही है, ठीक है। और इमेज की जो डिस्टेंस हाइट है उसको एच डैश से डिनोट कर रहे हैं और इमेज की जो डिस्टेंस है पोल से उसको किससे डिनोट करेंगे, वी से। वी किसको दिखाता है, इमेज की डिस्टेंस, कहाँ से, पोल से, सारी डिस्टेंसेस पोल से ली जा रही हैं। अच्छा, पोल से फोकस तक की जो डिस्टेंस होगी वो किसको दिखाएगी, फोकल लेंथ को, है ना। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होगी वो किसको दिखाएगी, बोलो, रेडियस ऑफ कर्वेचर को, ठीक है। अब आप साइन कन्वेंशन के बारे में सोचो, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैसी ली जाएगी बताओ। तो आंसर है कि अगर हम इसको पोल को एज अ ऑरिजिन ट्रीट करें तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे इधर x बना लो, इधर नेगेटिव x बना लो। अब आप सोचो कि u हमारा किधर है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो इस साइड में आ रही है, इस साइड में आ रही है, तो u कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। अच्छा, अब इमेज डिस्टेंस बताओ किधर है, तो इमेज इधर बन रही है, तो v जो है हमारा इस साइड में बन रहा है और इस साइड में कौन होता है, पॉजिटिव x एक्सिस, तो v हमारा कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं फोकल लेंथ पूछूं तो फोकल लेंथ बताओ किधर आ रही है, इधर आएगी क्या, तो आंसर नो, इसका जो जिसका ये पार्ट है उसका सेंटर इधर रहा होगा और फोकस भी इधर रहा होगा, तो फोकस अगर इधर है तो फोकल लेंथ भी इधर ही होगी, और इधर है तो ये तो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, तो इसका मतलब फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव। अब मैं अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछूं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किस साइड में आ रही है, ये वाली जो लेंथ है ये भी एक्स एक्सिस पर, पॉजिटिव एक्सिस पर आ रही है, तो हम क्या कहेंगे कि ये भी पॉजिटिव होगी। अच्छा, अब मैं आपसे ऑब्जेक्ट की हाइट पूछूं h के बारे में, ऑब्जेक्ट हाइट, तो ये कैसी है, ऊपर की तरफ, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव। अच्छा, अगर मैं आपसे इमेज की हाइट पूछूं तो इमेज की भी जो हाइट है वो इरेक्ट इमेज बन रही है ना, सीधी इमेज बन रही है, तो ये भी ऊपर की तरफ ही बन रही है, तो जो इमेज की हाइट है वो भी कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अब आप इसको ध्यान से देखो, जब आप इस साइन कन्वेंशन को ध्यान से देखते हो तो आप क्या कहोगे कि सिर्फ u नेगेटिव होगा। हमने क्या रिजल्ट बनाया है कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम सिर्फ और सिर्फ क्या नेगेटिव लेकर चलते हैं, u नेगेटिव। क्या नेगेटिव लेकर चलेंगे, u नेगेटिव, ओनली u नेगेटिव, ठीक है ये। और कॉनकेव के केस में, कॉनकेव के केस में जब हमने पढ़ा तो वहां पर हमें सब कुछ कैसा दिखाई दिया, नेगेटिव, और सिर्फ ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव। तो कॉनकेव के केस का अगर हम लिखें, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के केस में ओनली h यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव, ठीक है। अब बच्चों हमने कॉनकेव मिरर में एक ऐसा केस भी देखा था, लास्ट वाला जो केस था, जबकि ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में आ जाता है, तो उस केस में इमेज पीछे बन रही थी, है ना। तो उस केस में जब हम इनकी बात करें तो ये जो केस बनाए गए हैं कि साइन कन्वेंशन जो लिखा हुआ है बोर्ड पर, ये साइन कन्वेंशन सिर्फ स्टार्टिंग के 5 केसेस के लिए है, जब इमेज कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, तो उस वाले केस के लिए। अब वो वाला जो केस था जब ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाता है तो इमेज पीछे बनती है, तो उस वाले केस में आपका वो वाले केस के लिए जब भी वो केस आएगा, एक पर्टिकुलरली वो केस जब आएगा, तो उस केस में जो आपकी इमेज बन रही थी वो इरेक्ट बन रही थी, है ना, ऐसी तो बन रही थी। तो उस केस में आपका अगर ध्यान दें तो u तो ऑब्जेक्ट तो आपने इधर ही रखा था, तो u आपका कैसा होगा बोलो, हाँ u तो आपका नेगेटिव ही रहेगा, है ना। अच्छा, f की बात करें, फोकल लेंथ अभी भी आपकी नेगेटिव ही रहेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी भी नेगेटिव ही रहेगा, केवल इमेज इधर बन गई है, तो जो v होगा, v हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव, और जो ऑब्जेक्ट, जो इमेज की जो हाइट आई है वो हमारे लिए कैसी रहेगी, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये वाले जो साइन कन्वेंशन है ये चेंज हो जाएंगे इसमें, ये
बाकी का कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमारे पास तो अगर टोटल 6 केस हैं और उनमें से 5 केस में ये साइन कन्वेंशन अगर यूज हो रहा है तो हम इसको यूज करना चाहिए हमें। और कॉन्वेक्स वाले केस में तो सारे ही केसेस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज है, तो उस वाले केस में जो हमारा ये साइन कन्वेंशन है सिर्फ ये यूज होगा। ठीक है ये तो बस आप जब आपको कॉन्वेक्स मिरर में तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, उसमें तो सीधा आपको पता है कि सिर्फ U नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव। कॉनकेव के केस में सिर्फ और सिर्फ H पॉजिटिव लेना है, बाकी सब नेगेटिव लेना है, सिर्फ एक केस को छोड़कर। अब जब भी आपके पास कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन आएगा तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना कि वो वाला केस तो नहीं है जिसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में रखा है, ये पढ़ लेना। यहां पर तो नहीं है हमारा कहीं ऑब्जेक्ट, ठीक है। बस सिर्फ ये देख लेना, बाकी का आप ये डायरेक्टली याद कर सकते हो कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हाइट पॉजिटिव और इस वाले केस में सिर्फ और सिर्फ कौन नेगेटिव, U नेगेटिव, बस। ओके तो देखिए हम लोग अभी तक क्या क्या देख चुके हैं। हम लोग मिरर फॉर्मूला पढ़ चुके, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला हमने क्या पढ़ लिया, 1/V प्लस 1/U इक्वल्स टू 1/F। ये हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ लिया। ये फॉर्मूला किसके बीच का रिलेशन होता है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ओके ये इनके आपस का रिलेशन है जिसे हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं। इसके लिए हमने साइन कन्वेंशन भी देख लिए और साइन कन्वेंशन में आप लोगों ने क्या याद किया बताइए। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में आपने ये याद किया होगा कि जो कॉनकेव मिरर हैं, कॉनकेव मिरर, उसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो पॉजिटिव रहती है। ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट को हमें क्या लेकर चलना होता है, पॉजिटिव। ऑल अदर नेगेटिव, ऑल अदर नेगेटिव। ठीक है ये आपने पढ़ लिया। अच्छा कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपने क्या पढ़ लिया बताइए। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसी होती है, नेगेटिव, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होती है, बाकी का सब कुछ कैसा लेकर चलते हैं हम, पॉजिटिव लेकर चलते हैं। ऑल अदर पॉजिटिव। ठीक है ये हमने पढ़ लिया। अब इसके अलावा एक और मेन चीज है जो आपको पढ़ लेनी चाहिए, वो है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन ये होता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हो, है ना, जब किसी आप ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हो तो मिरर का एक ऑब्जेक्ट का एक साइज होगा। अब ऑब्जेक्ट का जो साइज है आफ्टर रिफ्लेक्शन जब उसकी इमेज बनती है तो उसका जो साइज होगा, इमेज का जो साइज होगा वो डिफरेंट हो सकता है। वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा भी हो सकता है इमेज का साइज, उसके इक्वल भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। तो हम कहेंगे कि जो इमेज है वो क्या हो रही है, मैग्नीफाइड हो रही है। हर बार क्या हो रही है, मैग्नीफाइड हो रही है। या तो वो छोटा हो जाती है या वो बड़ा हो जाती है। तो वहीं से ये टर्म बना है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन से पता चल रहा है कि मैग्नीफाई हो जाना। अब मैग्नीफाई में छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है वो। ओके तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्यों नाम रखा गया है, क्योंकि जो हम जो बातें कर रहे हैं वो हाइट की बात कर रहे हैं, तो लीनियरली बढ़ रही हैं इस तरह से, ना कि इस तरह से, है ना। इस तरह से नहीं बढ़ रही हैं, एक स्ट्रेट लाइन में बढ़ रही हैं। तो हमने क्या कहा कि वो लीनियर मैग्निफिकेशन होगा। तो लीनियर मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला आया कहां से, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए सपोज करो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज बन रही है एक मिरर के सामने रखने पर, उसकी कोई एक इमेज बन रही है। अब सपोज करो ऑब्जेक्ट का साइज है
कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है 5 सेंटीमीटर है। जब मैंने मिरर के सामने रखा तो जो उसकी इमेज बनी, सपोज करो उसका साइज जो है वो 10 सेंटीमीटर है। उसका साइज कितना है 10 सेंटीमीटर है इमेज का साइज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है उससे इमेज का साइज में क्या डिफरेंस आ गया है, तो आप कहोगे कि जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज का 2 टाइम्स हो गया है। ऑब्जेक्ट के साइज का ये कितने टाइम्स है, इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज का कितने टाइम्स हो गया है, 2 टाइम्स हो गया है। तो जो आप कह रहे हो कि ये 2 टाइम्स, जो 2 टाइम आप यूज कर रहे हो वो 2 टाइम्स ही एक्चुअल में क्या है, m की वैल्यू, लीनियर मैग्निफिकेशन है ना। जब इमेज की हम बात करें तो इमेज का साइज है 10 और ऑब्जेक्ट का साइज कितना है 5, तो आंसर कितना आया 2। तो ये जो 2 आया है ये एक्चुअल में किसकी वैल्यू है, m की। और इसको पढ़ेंगे कैसे, अगर m का आंसर 2 आता है तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के कितना टाइम हो गया है, 2 टाइम। अब इसका उल्टा देखो, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट का साइज 10 सेंटीमीटर है, उसको हमने मिरर के सामने रखा, रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हुआ, रिफ्लेक्शन के फिनोमिना के बाद सपोज करो इमेज का जो साइज आया वो 5 सेंटीमीटर आया। तो अब अगर आपसे पूछा जाए तो अब आप इसका डिस्क्रिप्शन कैसे दोगे, तो आप कहोगे कि जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज का हाफ रह गया है, आधा रह गया है। ये 10 सेंटीमीटर था, ये 5 सेंटीमीटर रह गया, तो आप कहोगे इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज का हाफ रह गया है। तो वो पता कैसे करोगे, तो ये जो आपने हाफ रह गया है, हाफ जो टर्म आप यूज कर रहे हो वो एक्चुअल में क्या बता रहे हो कि जो ऑब्जेक्ट है उसका मैग्निफिकेशन किसके इक्वल है, हाफ टाइम, यानी कि वो अपने ही साइज के कितने टाइम से रह जाता है, जब इमेज बनती है हाफ टाइम रह जाता है। तो उसको पता करने का तरीका क्या है कि इमेज के साइज को ऊपर रखो, ऑब्जेक्ट के साइज को नीचे रखो और इसको सॉल्व करो तो आंसर कितना आएगा 1/2। ये जो 1/2 आंसर आ रहा है, किसका आंसर आया, मैग्निफिकेशन का आंसर। ये वाली बात आई समझ में। सो द मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज ऊपर लिख लो और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे लिख लो। तो इससे हमारा जो आंसर आता है, सपोज करो m का आंसर हमारा 3 आया, तो आप इसको कैसे पढ़ोगे कि हाइट ऑफ इमेज क्या है, 3 टाइम्स है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। अब हम जो हाइट ऑफ इमेज है इसको हम h डैश से डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे डिनोट करते हैं, h से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन गया, ये ठीक है, ये फॉर्मूला बना। अब बच्चों ध्यान से सुनो आप, यहां पर अगर मान लो m की वैल्यू 3 है, सपोज करो m किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, तो जब आप यहां पर 3 रखोगे तो इधर क्या चल रहा होगा, h डैश अपॉन h। अब ये h इधर आ जाएगा और इधर क्या चल रहा होगा, h डैश। ये h डैश क्या है, इमेज की हाइट, और h क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट, और इधर इनटू में लिखा हुआ है 3। तो आप इस चीज को कैसे पढ़ोगे बताओ, आप ऐसे पढ़ोगे जो इमेज की हाइट है वो 3 टाइम्स है किसका, ऑब्जेक्ट की हाइट का। जो इमेज की हाइट है वो 3 टाइम्स है किसका, ऑब्जेक्ट की हाइट का। तो ये कितने नंबर ऑफ टाइम्स है ये बताता है। ये जो नंबर यहां पर गिवन है, ये नंबर हमें क्या बताता है कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट का कितने टाइम्स है, हाफ टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, 10 टाइम्स है, कितना टाइम्स है ये बताता है। उस नंबर का नाम हमने क्या रखा है, लीनियर मैग्निफिकेशन। ये वाली बात क्लियर है। अच्छा, अब इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन भी हैं बच्चों, वो आप समझ सकते हो। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको 1 बाय 1 दिखाता हूं। जैसे मान लो केस 1 दिखाता हूं, केस फर्स्ट। अब आप ध्यान से समझो, मान लो जो h डैश है हमारा, या h से ले लेते हैं, h जो है हमारा वो ग्रेटर है किससे, h डैश से। हमारा जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, हमारी जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो इमेज की हाइट से ज़्यादा है। हमारी जो ऑब्जेक्ट की हाइट है और इमेज की हाइट के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट की हाइट सपोज करो ज़्यादा है, तो उस केस में जो मैग्निफिकेशन का आंसर होगा वो कैसा आंसर होगा बताइए। तो आंसर है कि देखो, अगर h की वैल्यू बड़ी हुई और h डैश की वैल्यू छोटी हुई, तो जब इस नंबर से इसको डिवाइड कराओगे तो इसका आंसर लेस देन 1 आएगा। कैसा आएगा, लेस देन 1 आएगा या नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए ऑब्जेक्ट की हाइट ले लो आप 5, ठीक है, और इमेज की हाइट आप ले लो 2। तो ऑब्जेक्ट की हाइट आपने ज्यादा ली, इमेज की हाइट कम ली। इसका जब आप आंसर निकालोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.4।
तो ये आंसर कैसा आया, 1 से लेस आया ना। तो जब भी ऑब्जेक्ट की हाइट ग्रेटर होगी किससे, इमेज की हाइट से, तो उस केस में जो m का आंसर है वो हमेशा लेस देन 1 होगा। m की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1। या इसका उल्टा पढ़ो कि जब भी m की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो इस बात का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की हाइट ग्रेटर होगी किससे, इमेज की हाइट से। ये आप यहां से पता कर सकते हो बड़े आसानी से। अब इसका दूसरा केस देखो आप, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए m जो है वो 1 के इक्वल हो, m किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल। तो m 1 के इक्वल कब हो सकता है, जब m 1 के इक्वल होगा तो उस केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल रहे होंगे। कैसे रहे होंगे, इक्वल। ये आप करके देखो, जैसे मान लो आपने ऑब्जेक्ट की हाइट ली 5 और इमेज की हाइट भी आपने कितनी बनी आपकी 5, तो सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 1। तो m की वैल्यू 1 कब आएगी, जब ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो ओके, ये आपका दूसरा केस बन गया कि इफ m इक्वल्स टू 1 देन h एंड h डैश ये आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा, अब केस 3, अगर हम तीसरे केस की बात करें तो उस केस में बच्चों अगर मान लो m जो है वो ग्रेटर देन 1 आया, m का जो आंसर आ रहा है वो 1 से बड़ा आ रहा है, तब क्या होगा। तो उस केस में जैसे एग्जांपल के लिए h की वैल्यू आपने 5 ली, अब यहां पर आपको 5 से बड़ा नंबर लिखना पड़ेगा तभी इसका आंसर 1 से ग्रेटर आ सकता है। तो जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे 10 लिख देता हूं, तो 5 से डिवाइड कराओगे तो आंसर कितना आया, 2। आंसर कितना आया, 2 आया। तो इसमें हमारा जो आंसर आया है 1 से ग्रेटर आया है। 1 से ग्रेटर कब आया, जब ऑब्जेक्ट की हाइट लेस है, इमेज की हाइट ज्यादा है। तो इसका मतलब जब भी m का आंसर, मैग्निफिकेशन का आंसर ग्रेटर देन 1 आ रहा होता है, इस बात का मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो कम है, लेस है, किससे, इमेज की हाइट से। ऑब्जेक्ट की हाइट लेस है किससे, इमेज की हाइट से। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो। तो इसमें आप चाहे किसी भी तरह से केस बना लो, इसमें इस तरह से बना लो कि इफ दिस देन दिस, है ना, तब आप ये कह सकते हो इफ दिस देन दिस, ऐसा कि अगर m जो है वो लेस देन 1 आ रहा है, इसका मीनिंग क्या निकाला जाएगा। अगर m लेस देन 1 आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या निकालोगे, तो आप इसका मीनिंग ये निकालोगे कि जो ऑब्जेक्ट का हाइट है वो ग्रेटर है किससे, इमेज का हाइट से, तभी m का आंसर 1 से बड़ा 1 से लेस आ सकता है। और अगर m का आंसर 1 के इक्वल आ रहा है, इस बात का मीनिंग क्या होता है, इस बात का मीनिंग ये होता है कि ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल। और अगर m का आंसर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो इस बात का मीनिंग ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो इमेज की हाइट से कैसा है, लेस है। कैसा है, लेस है। ये 3 केस होते हैं। ओके, अब इसके अलावा और भी आप केस समझ सकते हो। पहले मुझे ये बताओ, ये तीनों केस समझ आ गए, यस और नो। हम जानते हैं कि m जो होता है वो h डैश अपॉन h के इक्वल होता है। अब फिर से हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमारा m का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, m का आंसर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। m का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इस बात का मतलब तो ये हुआ कि h डैश जो है वो पॉजिटिव है और h भी कैसा है, पॉजिटिव है। क्योंकि ये बात तो पक्का है कि जो h है वो तो पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो इसका मतलब ये निकाला जाएगा यहाँ से कि h डैश भी कैसा होगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव हो तभी m का आंसर क्या आ सकता है, पॉजिटिव। अब ये दोनों चीजें पॉजिटिव आ रही हैं तो ये वाला केस तो हमने तब पढ़ा था कि जब हमारी जो इमेज है, इमेज अगर h डैश की वैल्यू, इमेज की जो हाइट है अगर वो पॉजिटिव आ रही है तो उस केस में हमने सिर्फ एक ही सीन पढ़ा है कि वो जो उसकी इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। h डैश पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो गया, इमेज की हाइट अगर पॉजिटिव आ रही है तो यानी कि ऊपर की तरफ बन रही है इमेज, है ना, तो इरेक्ट इमेज बन रही है। और इरेक्ट बन रही है तो वो कैसी इमेज बन रही होगी, वर्चुअल इमेज। तो m का आंसर जब भी पॉजिटिव आता है, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो इमेज बन रही है वो कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये पता चलता है। दूसरा केस ये है
कि m का आंसर हमारा नेगेटिव आ रहा हो, m का आंसर कैसा आ रहा हो, नेगेटिव आ रहा हो। m का आंसर नेगेटिव आ रहा हो, इस बात का क्या मतलब होगा? तो देखो हम ये तो जानते ही हैं कि h तो पॉजिटिव होगा ही, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हम हमेशा ऊपर की तरफ ही रखने वाले हैं, जितने भी केस हमने पढ़े हैं। तो इस चीज का आंसर नेगेटिव तभी आ सकता है क्योंकि h तो पॉजिटिव है। अगर इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव है। तो इस केस में हमारा h डैश जो है वो कैसा रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा। अगर हमारी इमेज की हाइट नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव का मतलब हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आने का मतलब वो नीचे की तरफ बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। तो अगर वो इन्वर्टेड है तो वो हर हाल में कैसा होगा, रियल होगा। तो हम उसको क्या कहेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। ये तो ये हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन के कुछ साइन हैं और उसकी कुछ वैल्यूज हैं जिनकी हेल्प से हम काफी कुछ बता सकते हैं इन रिजल्ट से। एक तो m लेस देन 1 हो, इक्वल हो, ग्रेटर देन 1 हो तब, और m पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो तब। अब ये वाले जो m की वैल्यू हैं, m की जो ये वाले जो रिजल्ट आपने बनाए हैं, इन रिजल्ट से तो आप ये बता सकते हो कि ऑब्जेक्ट का साइज के कंपैरिजन में इमेज का साइज कैसा होगा। और जो ये वाले रिजल्ट है जिसमें आपने कहा कि m पॉजिटिव होगा तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, ये किस बेसिस पे कहा कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव होगा ही, बट इमेज का जो साइज है वो भी पॉजिटिव होगा, तभी हमारे m का आंसर पॉजिटिव आ रहा होगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है ही, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए तभी ये पॉजिटिव आएगा। और ये पॉजिटिव होगा यानी कि ये इरेक्ट इमेज बन रही है, और इरेक्ट बन रही है मतलब वो वर्चुअल होगी, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। और फिर आपने कहा m का आंसर नेगेटिव भी आ सकता है। m का आंसर नेगेटिव कब कहा कि अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें, ये तो पॉजिटिव रखने वाले हैं हम, और अगर m का आंसर नेगेटिव आ रहा है, इस बात का मतलब ये हो गया कि h डैश नेगेटिव है। ये वाली बात क्लियर हुई सबको कि अगर h डैश नेगेटिव होगा, ये तो हमारा पॉजिटिव ही रहने वाला है, फिक्स है ये तो h डैश अगर नेगेटिव होगा तो m का आंसर नेगेटिव आएगा, और h डैश का आंसर नेगेटिव है तो इस बात का मतलब ये है कि इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड, तो वो कैसी होगी, रियल। तो इमेज का जो नेचर है वो तो आप बताओगे m की वैल्यू से, ठीक है। और m की वैल्यू नहीं, m के साइन से कहना चाहिए। m का साइन अगर पॉजिटिव आ रहा होगा तो आप कहोगे कि वर्चुअल एंड इरेक्ट है, अगर m का आंसर नेगेटिव आ रहा होगा तो आप कहोगे रियल एंड इन्वर्टेड। तो m की वैल्यू का जो साइन है उससे तो नेचर पता चलेगा, और जो m की वैल्यू है उससे हमें क्या पता चलेगा, उससे हमें ये पता चलेगा कि इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के कंपैरिजन में किस तरह की है। तो जैसे मैं मान लो आपसे पूछता हूं कि m इक्वल्स टू, कहीं पर लिखा हुआ है -2, इस बात का क्या मीनिंग है, कौन बताएगा? m इक्वल्स टू -2 का क्या मीनिंग होगा? इसकी इमेज रियल होगी, मुझे मतलब नेचर पता चल रहा है, रियल होगी एंड कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और दूसरी चीज हमें क्या पता चल रही है, इमेज के साइज के बारे में क्या कह सकते हो बताओ? इमेज का साइज ज्यादा है या कम है ऑब्जेक्ट के साइज से? सर इमेज का साइज ज्यादा होगा। इमेज का साइज ज्यादा रहा होगा क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, m इक्वल्स टू 2। अब इसको कंसीडर करो ना, माइनस तो साइन तो केवल रियल एंड इन्वर्टेड के लिए दिखाएगा, है ना। अब जो ये जो केवल 2 कंसीडर करो इसका, तो ये क्या बता रहा है, क्योंकि m का आंसर जो है वो हमें ग्रेटर देन 1 दे रखा है। m का आंसर हमें कैसे दे रखा है, ग्रेटर देन 1। और अगर ग्रेटर देन 1 दे रखा हो तो हमने क्या पढ़ा है, कि अगर m का आंसर ग्रेटर देन 1 दे रखा हो, उसकी वैल्यू की बात कर रहा हूँ, साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 दे रखी हो तो जो इमेज की जो हाइट है वो ज्यादा होगी, किससे, ऑब्जेक्ट की हाइट से, होना ही चाहिए। इस फॉर्मूले में देख लो, इस फॉर्मूले में जब आपका ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा और नीचे वाला छोटा होगा तभी आंसर 1 से ग्रेटर आ सकता है। तो इससे हमने क्या पता किया कि h डैश जो है, m क्योंकि ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, हाइट ऑफ इमेज इज कितने टाइम्स बोलो, 2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m इक्वल टू 2 को आप कैसे पढ़ोगे, m इक्वल टू 2 को आप ऐसे पढ़ोगे कि हाइट ऑफ इमेज क्या रही होगी, 2 टाइम्स रही होगी, किसका, हाइट ऑफ
ऑब्जेक्ट का। ठीक है, फिर से अब मैं पूछता हूं व्हाट इज मीन बाय m इक्वल्स टू +1/2। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया, तो इसका क्या मीनिंग होगा, कौन बताएगा? m इक्वल्स टू +1/2। अब क्योंकि m का आंसर पॉजिटिव है तो ये साइन हमें क्या बताता है? ये साइन हमें ये बताता है कि अगर m पॉजिटिव है, इस बात का मतलब ये है कि जो हमारा इमेज का हाइट है वो पॉजिटिव रहा होगा, क्योंकि h तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, ये तो फिक्स है। यानी कि m का आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो इमेज की हाइट है वो भी कैसी रही होगी? पॉजिटिव। और इमेज की हाइट पॉजिटिव होने का मतलब इमेज कैसी बन रही है? इरेक्ट। और इरेक्ट है वो साथ में कैसी है? वर्चुअल। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये चीज हमें क्या बताती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा, और अब हम कंसीडर करते हैं m इक्वल्स टू 1/2। अब हम साइन को कंसीडर नहीं कर रहे, सिर्फ वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं। जब हम वैल्यू को कंसीडर करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि हमें ये पता चला कि जो m है वो लेस देन 1 है। m का जो आंसर है वो लेस देन 1 है। अब m का आंसर 1 से कम कब आएगा? 1 से कम तभी आ सकता है जब नीचे वाला नंबर बड़ा हो, ऊपर वाला नंबर छोटा हो। तो नीचे वाला नंबर बड़ा है मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा है और हाइट ऑफ इमेज छोटा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ इमेज एज कितना? हाफ टाइम। कितने टाइम्स है? m इक्वल्स टू 1/2 का मतलब क्या हो गया? हाइट ऑफ इमेज क्या है? हाफ टाइम है। किसका? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका मीनिंग होगा। ये वाली बात क्लियर बच्चों? यस और नो? क्लियर है?